बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम MCQ सॉल्व करेंगे इंडक्शन एंड इंडक्टेंस। फर्स्ट MCQ, जी नॉर्मल टू अ सर्टेन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, एंगल है 60 डिग्री, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं। सपोज कर लें ये एरिया है तो इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर, क्योंकि हमें वेक्टर चाहिए, ये एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर ले इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इनके दरमियान एंगल है 60 डिग्री, ये हमने बना लिया। आगे वो क्या कहता है कि फ्लक्स सेम है और एक सेकंड एरिया है और वो परपेंडिकुलर है फील्ड के। सेकंड एरिया इसका मतलब है एरिया परपेंडिकुलर हुआ लेकिन एरिया वेक्टर उसके पैरेलल होगा, तभी आप फ्लक्स ले सकते हैं। ये B और ये A, तो ये जो दूसरा एरिया है ना A2, इसकी वैल्यू बताएं। बहुत आसान है, फ्लक्स का फार्मूला होता है BA cos थीटा, तो BA1 cos 60 डिग्री। दूसरा भी फ्लक्स वही है, फाई इक्वल टू BA2 और cos 90 डिग्री उसकी जगह cos 0 डिग्री उसकी जगह हम 1 लिख देंगे। ठीक है, एक दूसरे पे डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। B भी सेम है जी, तो यहाँ से A2 जो है वो किस चीज़ की इक्वल आ गया, A2 जो है ना वो A1 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री जो है ना इसकी वैल्यू आएगी 1/2, ये आपको याद रखनी होगी। cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, साइन का भी 30 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री। ये जो स्टेप्स है ना, ये आपको स्टेप वाइज जो है ना ये एंगल याद रखने होंगे टेबल से जी। तो A1 की वैल्यू 1 है तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये देखें 1/2, 0.5 मीटर स्क्वायर। इसको नोट कर लें क्योंकि इसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस हैं। तो ये फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, B और एरिया वेक्टर चाहिए, या वो पैरेलल होंगे या उनके दरमियान एंगल होगा, ये कंडीशन अंडरस्टैंड करनी है जी। सेकंड, सपोज एक पेज है परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जी, परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और फ्लक्स कितना है 5 वेबर, यानी ये चीज़। तो एरिया वेक्टर और ये दोनों पैरेलल हैं, तो फ्लक्स की वैल्यू वहाँ डायरेक्ट उसने दे दी है 5। अब एंगल है 30 डिग्री, ठीक हो गया जैसे हमने पहले बनाया था जी। अब एंगल आ गया है, ठीक है, अब जैसे भी बना लें दोनों के दरमियान एंगल आ जाएगा, यानी ये अगर एंगल आ गया तो फिर क्या होगा जी। तो बताएं, अभी हमने किया था, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बगैर उसके। BA, इसका आंसर आ गया 5 क्योंकि ये मैक्सिमम है, और जो दूसरा बनेगा फाई इक्वल्स टू BA cos 30 डिग्री जी। BA की वैल्यू आपने निकाली हुई है 5, cos 30 डिग्री जो है ना ये देगा आपको, ये भी याद रखना होगा आपको, 0.86 जी। 0.8 भी लिख सकते हैं। अब आप देख लें कि अगर आप इसको ज़रब देते हैं 0.86 को 5 के साथ, तो ये 4.3 निकलेगा आपका। डायरेक्ट भी दे दें, 5 को 6 से 30, 5 को 8 के साथ 40 और 3 43, ठीक है। 2 के बाद यहाँ पे देखें 4.3, ये इसका आंसर है, लिखा भी हुआ है वहाँ पे, ये देखें 4.3, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड में क्या है, 2 टेस्ला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंगल 30 डिग्री है, Z एक्सिस, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू 3 मीटर स्क्वायर पोर्शन ऑफ XY प्लेन। अगेन उसी तरह का है, ये प्लेन है XY यानी नीचे, और ये Z एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, ये प्लेन है XY जी जनाब। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, ये जो प्लेन है ये एरिया वेक्टर हो गया आपका Z एक्सिस में जी। Z एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल बना रही है 30 डिग्री जी। तो फ्लक्स बताएं, BA cos 30 डिग्री, मैंने डायग्राम से भी समझा दिया है, BA cos 30 डिग्री जी जनाब। BA cos 30 डिग्री, B और A को मल्टीप्लाई करें, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट यूनिट है, 6 आ जाएगा। 6 को 0.86 से ज़रब दे तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्लियर है ये जी, ये देखें 5.2, बहुत आसान है जी। नेक्स्ट, फिफ्थ, 1 वेबर जो है वो किस चीज़ की इक्वल होगा, 1 वेबर, बहुत आसान है इसका यूनिट। बहुत से वेज हैं, मैं सारे वेज कोशिश करता हूँ यहाँ बता देता हूँ, इसको नोट करें आप। फाई इक्वल्स टू BA, डायरेक्ट
पी का टेस्ला, एरिया का मीटर स्क्वायर। एक तो ये यूनिट बनेगा क्योंकि फाई का यूनिट क्या होता है, वेबर, ऐसा यूनिट की यहाँ बात हो रही है जी। दूसरा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, फाई बी की जगह आप पुट कर सकते हैं एफ इक्वल टू आई एल बी से एफ ओवर आई एल, और यहाँ पे आ जाएगा एरिया, तो यहाँ से बनेगा न्यूटन, यहाँ पे आएगा एम्पियर, यहाँ पे आएगा मीटर, और एरिया का आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये से कैंसिल होके क्या बच गया, न्यूटन, मीटर और एम्पियर ऊपर जाके ये भी वेबर है, इसको भी नोट करें आप, ठीक है। एक और है वो आगे जहाँ आएगा वहाँ मैं बता दूंगा आपको जी। नेक्स्ट जी, 1 वेबर किस चीज़ की इक्वल है, ये एक और फार्मूले से है। ये उन्होंने कहाँ से निकाला है, इसको देखें आप, E इक्वल्स टू फैराडेज लॉ, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जी। तो यहाँ से डेल्टा फाई जो है वो किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, EMF को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। बहुत आसान है जी। नेक्स्ट 7 यूनिट्स ऑफ मोशनल EMF आर जी, मोशनल EMF E इक्वल्स टू VBL, यहाँ से आप कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है इसका वो भी आप निकाल सकते हैं, जैसे आप करना चाहें इसके आप यूनिट निकाल सकते हैं। यानी यहीं से अगर मैं इसको निकालना चाहूँ यूनिट इसका, तो आप चेंज और इसकी जगह लिखेंगे BA और नीचे टाइम है जी, यहाँ से भी निकाल लें जी। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड, टेस्ला मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड, ये देखें ये आ गया जी। नेक्स्ट दरम्यान में जो आसान होंगे वो आप खुद करते रहेंगे, मैं जा रहा हूँ। सपोज कर लेंगे 10वां है क्योंकि वैल्यूज़ वाले भी करने हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्टेन रीजन इज चेंजिंग विद टाइम एंड EMF मस्ट एग्जिस्ट अराउंड द बाउंड्री। मैंने पूरा एक टॉपिक दिया है कि फ्लक्स जब तक चेंज होगा तो आप EMF की बात करेंगे, और उसके कौन कौन से वेज हैं, 7 से 8 वेज हैं, वो मैंने सारे बताए हुए हैं। वो लेक्चर सुना हुआ तो ये आप MCQ इजीली कर सकते हैं। इसका मतलब है कहीं पे भी अगर फ्लक्स टाइम के हिसाब से चेंज होता है, इसका मतलब है वहाँ EMF मौजूद है, इंड्यूस हुई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम करेंगे 11वां। अब थोड़ा सा डायरेक्शन साथ इन्वॉल्व हो गई है जी। 11 स्क्वायर लूप ऑफ वायर लाइज इन प्लेन ऑफ द पेज, ये लें जनाब, ये मैंने बना ली। ठीक हो गया। डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द पेज जी। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इनटू द पेज है, लेकिन डिक्रीजिंग है। अब डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ लाइंस है ना उसके पास जो जा रही हैं वो पहले ज़्यादा थी, ये समझ लें ये आ रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनमें से अब ये टोटल 5 थी, लेकिन इसमें से जो गुजरी हैं वो 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास आते हुए इनकी तादाद कम होती जा रही है, पहले 5 थी अब कम हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बी चेंज तो हुई है लेकिन कम हुई है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो करंट पैदा होगा जिसके बारे में उसने कहा है द इंड्यूस करंट, वो इस तरह पैदा हो कि जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह की हों कि वो यहाँ पे इसको इंक्रीज़ करें। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पैदा होती हैं, तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। राइट हैंड रूल क्या है कि आप अपना जो अंगूठा है ना वो पेज के ऊपर रखें, यानी आप अंगूठा, मोबाइल ऐप, जो भी चीज़ है जो प्लेन है, अगर आप उसके अंदर रखते हैं तो आप उंगलियों को मोड़ें, यानी ये पेज है, अंगूठा आपका अंदर आ गया, ये इनटू, तो आप उंगलियों को मोड़ें, या आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है इसकी, ऐसे उंगलियों को मोड़ेंगे तो ये डायरेक्शन बनती है। और ये डायरेक्शन कौन सी है, यानी उंगलियों को मोड़ें तो ये डायरेक्शन करंट की है, ये करंट की डायरेक्शन है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होंगी इस करंट की वजह से, वो इस रेड कलर वाली बॉल पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने यहाँ बनाई वो उसके अपोजिट होंगी, वो मैं डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ। ये उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये जा रही हैं उसी डायरेक्शन में होंगी ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाया जाए। वजह क्या है कि जब बी कम हो रहा होगा, इंड्यूस करंट जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड
ज़्यादा हो रहा है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह होगी कि वो बी को कम करेगा। ये कंसेप्ट है ओवरऑल जो आपने याद रखना है, वो मैंने लेंजेज लॉ में ये चीज़ बताई हुई है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये चीज़ें पूरा कंसेप्ट याद रखेंगे तो आप बता सकते हैं। ये नहीं आपने सोचना कि क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज कैसे आ रहा है। हमने ये देखना है कि हम मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ हो रही है तो उसको इंक्रीज़ करना है, और अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उसको डिक्रीज़ करना है। क्योंकि फ्लक्स, ये देखें ना कंसेप्ट क्या था, बी चेंज डिक्रीज़ भी हुआ, इसका मतलब है चेंज भी हुआ। जब चेंज होगा तो इसका मतलब है फ्लक्स चेंज होगा टाइम के हिसाब से। जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या चीज़ इंड्यूस होगी, ईएमएफ। ईएमएफ होगी तो करंट। अब ये करंट जो है ये अगेन मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। ये और है मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली, ये और है, ये मैग्नेटिक फील्ड अब इसको इंक्रीज़ करेगी क्योंकि ये कम हो रही है। और अगर उल्टा होता कि ये बढ़ रही होती तो ये सारा प्रोसेस उसी तरह होता, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड इसको डिक्रीज़ करती। ये सारा कंसेप्ट है। तो उस वजह से फिर हमने यहाँ पे बताना था कि करंट की डायरेक्शन क्या बनती है। क्वेश्चन तो बहुत आसान था लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा है, इसलिए स्टेप को आप नोट करेंगे अच्छे तरीके से। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसीलिए हमने ये देखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ क्लॉकवाइज आ रही है और कौन सी एंटी क्लॉकवाइज आएगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये देखें यहाँ डायग्राम बनी हुई है। ये लाजमी नहीं है कि आपके पास डायग्राम बनी हुई हो। जी लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द प्लेन रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप, ये लूप है। स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट यहाँ जा रहा है। व्हेन द वायर इज बीइंग मूव टुवर्ड्स द रेक्टेंगल, यानी ये इसके करीब ले जाएं तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और करीब ले जाएंगे तो चेंज भी होगी साथ। जब चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगी। जब ईएमएफ की बात आएगी तो फिर साथ इंड्यूस करंट आ गया। जी तो अब वो कहता है कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन फिर क्या होगी। तो आप अगेन यहाँ मेजर करें कि डायरेक्शन, अगर अब क्या हुआ है बी बढ़ रहा है तो आपने यहाँ बी को कम करना है। अगर आपने बी को कम करना है तो आप यहाँ पे देखें कि अंगूठा अगर इधर रखें आप तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, वो इस डायरेक्शन में पैदा होंगी। ये करंट की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, इसको सर्कल ऐसे बना लें, इस तरह समझ लें। ठीक है, तो उसकी वजह से जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही थी, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसके अपोजिट बनेंगी, क्योंकि इसको हमने डिक्रीज़ करना है। वो कंसेप्ट मैंने पहले दिया, वो उस वजह से आप इसका आंसर देंगे। जी जी तो इसलिए इसका आंसर क्या है, सॉरी, इसका आंसर जो है वो है सी, काउंटर क्लॉकवाइज। यानी काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है ये ऐसे होगा। तो जो आप इसको चेक कर लें कि अगर आप इधर जो है ना इस तरीके से उंगलियों को रखते हैं तो अंगूठा जो है ना वो इधर बनेगा ऐसे, ये अंगूठे की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब है अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके करीब लेके आने से बढ़ रही हैं तो यहाँ पे जो करंट है वो जब इस डायरेक्शन में होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनको कम करेंगी, तो इसलिए ये सॉरी इस डायरेक्शन में रहेगा ऐसे। तो इसका आंसर क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। जी नेक्स्ट, ये इस कंसेप्ट को भी समझें, उसी से रिलेटेड है। अब हम जा रहे हैं, ये इसी से रिलेटेड चीज़ें थी जो आपने करनी है। सपोज कर लें 22 है, EMF डेवलप इन एक्स कॉयल ड्यू टू करंट इन नेबरिंग कॉयल वाई इज प्रोपोर्शनल टू म्यूचुअल इंडक्शन कंसेप्ट। एक कॉयल है, मैं यहाँ नीचे वाला सर्किट शो नहीं कर रहा। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा होंगी, ये देखें यहाँ मैंने 3 बनाई हैं, ठीक है, तो दूसरे में से भी कितनी है, 1 2 और 3। और अगर इसमें एक और इजाफी और कर देता हूँ तो इसमें भी एक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x में जितना ज़्यादा होगा y में भी उतना फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन x, क्योंकि एरिया तो दोनों का सेम है, तो यहाँ जो सारा फ्लक्स चेंज होगा वो किसकी वजह से है, b की वजह से। और वो प्रोपोर्शनल किसका है, जितना x में ज़्यादा होगा y में भी उतना ज़्यादा होगा। जी नेक्स्ट, उसके बाद हम आ जाते हैं 23 पे। इसमें वैल्यूज़ गिवन है, ये तमाम वैल्यूज़ 1 बाय 1 आप लिखेंगे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसको हम देखते हैं 23 जी 23 100 टन्स है, एन की तादाद 1 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना गिवन है। सर्किट इज़ कंप्लीटेड टू कॉइल, रजिस्टर कितना लगा हुआ है 10 ओम का। मैग्नेटिक फील्ड इतनी गिवन है और उसके बाद इतनी चेंज हुई दूसरी डायरेक्शन में। टोटल चार्ज पूछा है, इसका मतलब है ये क्वेश्चन तो काफ़ी पलंदे वाला है, उसने काफ़ी चीज़ें साथ ऐड कर दी हैं। बहरहाल जनरल फार्मूला लेते हैं, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ठीक हो गया, ये एक चीज़ हो गई। अब हमने कोई ऐसा रिलेशन देखना है कि जिसमें हमारे पास चार्ज आता है। अब चार्ज का रिलेशन होता है करंट के साथ, तो क्यों ना फिर हम ये फार्मूला लें, E इक्वल टू आई आर, और फिर E की जगह लिख सकते हैं डी क्यू ओवर डी टी आर। जी जनाब, तो क्या लेंगे हम, डी क्यू ओवर डी टी आर जी डेल फाई। अब सॉरी एन भी आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी मौजूद है, एन डेल फाई की जगह आप लिखेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ चेंज हो रही है, डेल्टा बी, और नीचे क्या आ जाएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। चलें जनाब, हमारा काम बन रहा है। तो डी क्यू जो है वो इक्वल आ जाएगा एन डेल बी एरिया डिवाइडेड बाई आर, और ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। कैसे चेक कर लें, एन की वैल्यू कितनी है 100। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला और 1 टेस्ला, डिफरेंस कितना आ गया, जी जनाब 2 टेस्ला का, डेल्टा बी। उसके बाद एरिया देखें कितना है 0.1, ठीक है, और उसके बाद आर जो है ना वो आप डिवाइड कर देंगे और वो कितना है 10 ओम। जी इसको आप सॉल्व करें तो देखें आपका आंसर कितना बनता है। इस 0.1 को जो है ना, ये देखें ये 0.1 है, इसको अगर मैं इस 0 से कैंसिल कर दूं, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो आंसर आ जाएगा 2 कूलम। देखें विदाउट कैलकुलेटर आप सॉल्व कर सकते हैं। चीज़ें किस तरह गिवन है ये कनेक्ट करना आपका काम है, मैंने सारे फार्मूले आपको दे दिए हैं। नेक्स्ट चलें जी, उसके बाद हम आ जाते हैं 25 पे। मैग्नेट मूव्स इनसाइड अ कॉइल, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, नंबर ऑफ टर्न्स, जाहिर सी बात है स्पीड एट विच मैग्नेट मूव्स, क्योंकि स्पीड के साथ टाइम इन्वॉल्व है। नंबर ऑफ टर्न्स आपने फार्मूला पढ़ा है, E इक्वल्स टू एन, ठीक है। डेल्टा फाई, डेल्टा लगा लें, या बी चेंज हो या ए चेंज हो या एंगल चेंज हो, और नीचे टाइम, स्पीड के साथ टाइम इन्वॉल्व हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स भी और बी, ये सारी चीज़ें चेंज होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, EMF इंड्यूस होगी। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं, तीनों को नोट कर लें, कोई एक आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये डायग्राम वाले हम छोड़ देंगे जी। कुछ अब हम वो सॉल्व कर लेते हैं जिनमें हमने न्यूमेरिकली जो है ना वो चीज़ों को देखना है। चलें जी, हमने ले ली है यहाँ पे 33 फार्मूलाज हैं, जब वो याद रखें आप। V की वैल्यू गिवन है जी, B की वैल्यू गिवन है और लेंथ गिवन है, E मेजर करना है, E इक्वल्स टू VBL। एंगल नहीं गिवन होता तो आप वहाँ 90 डिग्री पुट कर दिया करें, पढ़ लिया करें कि कहीं वैल्यू अगर 0 है तो कोई एंगल और होगा। VBL साइन 90 डिग्री, साइन नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे जी। तो V की वैल्यू आप बताएं कितनी है, 75 किलोमीटर की जगह 1000 लिखेंगे आप, और R की जगह आप 3600 लिखेंगे। उसके बाद ये वैल्यू गिवन है 0.5 की जगह हमेशा 1/2 पुट करें, 10⁻⁴ और 1.7 से मल्टीप्लाई कर दें। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 2 0 से 2 0 उड़ गए, और उसके बाद आप ये देख लें कि 36 को 2 से ज़रब दें तो 72 बनता है, और ये 72 ऑलमोस्ट 75 से कैंसिल हो गया जी। तो आपका जो आंसर है ये 10 जो है ना इसको -4 को -3 कर देगा, 1.7 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा आएगी क्योंकि ये 1.7 समथिंग 10⁻³ ये वाला 0 इसको -3 कर देगा। ये इसका आंसर है, ये देख लें। शॉर्ट टाइम में मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है इसको नोट करें आप। बी
ये देखें 1.7 समथिंग 10⁻³ ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट, उसके बाद हम जा रहे हैं 36 है, बहुत आसान है ये तो फार्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है। रेक्टेंगुलर एरिया है परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी देन स्पन अराउंड इट साइड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। फार्मूला आपने पढ़ा होगा n ओमेगा ए बी साइन 90 डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम है तो इसका तो आंसर आ गया 1 n जी। लूप एक ही है, n भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ओमेगा की जगह लिखेंगे 2πf a b, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला 2πf a b, ये डी ऑप्शन, ये देख लें जी। नेक्स्ट, उसके बाद हम जा रहे हैं 30 जी, थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। चलें जी, अब हम जा रहे हैं 40 पे, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना वो चेंज करते हैं। अब हम आ जाएंगे 40 पे जी। 40 पे क्या चीज़ें गिवन है, चेक करते हैं इसको। 10 टर्न कंडक्टिंग लूप, रेडियस इतना है 60 रेवोल्यूशन पर सेकंड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 द मैक्सिमम ईएमएफ। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं जी। जो 40 है इसको आप खुद सॉल्व कर लें। मैं एरिया बता देता हूँ, एरिया जो है ना ये इक्वल होगा πr² के, ठीक हो गया। और जो रेवोल्यूशन है ना ये 2πr की इक्वल होता है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करें जी। नेक्स्ट, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये इसी से मिलते जुलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया सब में एक ही फार्मूला ये यूज़ होगा जी। थोड़ा सा चेंज आ जाता है 46 में। 46 लूप वायर विद रेजिस्टेंस 10 ओम, कांस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर सिर्फ कांस्टेंट होती, चेंज नहीं आ रहा, तो फिर हम बात नहीं करेंगे। लूजेस काइनेटिक एनर्जी विद यूनिफॉर्म रेट, जब रेट की बात आएगी तो यूनिट में देखें, एनर्जी ओवर टाइम है। इंड्यूस करंट इन द लूप, एनर्जी ओवर टाइम पावर होती है जी। तो आपने पावर का फार्मूला पढ़ा हुआ है। अगर आपको रेजिस्टेंस गिवन हो और करंट पूछा जाए, I² R, ठीक है, ये फार्मूला है। तो यहाँ से I² जो है ना वो किस चीज़ की इक्वल निकलेगा, पावर डिवाइडेड बाई R, या फिर आप कह सकते हैं कि I जो है ना वो इक्वल आ जाएगा √ पावर डिवाइडेड बाई R जी। तो पावर का अंडर रूट कितना है, 4 10⁻³ -3 जी। 4 10⁻³ डिवाइडेड बाई, और R जो है वो कितना है, उसको अगर चेक करें तो R है 10 ओम। ये आपके पास चीज़ें गिवन है, तो इस ज़ीरो से ये -4 हो जाएगा जी जनाब। अब आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी, ये ज़ीरो ऊपर जाके इसको -4 कर देगा, तो ये आ जाएगा 2 10⁻²। उस वजह से आप चेक करें कि आपका आंसर जो है ना वो, और या इसको 20 10⁻³ भी लिख सकते हैं आप, मिली एम्पियर में 10⁻³। सो सिंपल, बहुत आसान है जी। नेक्स्ट 47, वो भी आई थिंक इसी से मिलता जुलता है। ये देखें, पावर गिवन है, ये गिवन है, लेकिन अब ईएमएफ पूछी गई है। तो पावर और इसका फार्मूला, ये मैंने पहले भी एक चैप्टर में ये चीज़ें करवाई हुई हैं। वोल्टेज की जगह आप ईएमएफ लिखेंगे E² R जी। तो बताएं फिर E² किस चीज़ की ओर आ जाएगा, पावर मल्टीप्लाइड बाय R, पावर मल्टीप्लाइड बाय R। इसको आप दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी। इसको आप खुद सॉल्व करें, E² = PR, P और R को मल्टीप्लाई करें और अंडर रूट ले लें जी। नेक्स्ट जी 48 जो है ये मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद जी टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल इक्वेशन की तरफ चले जाएं आप जी जनाब। नेक्स्ट 2-3 सिंपल से फार्मूले हैं जो आप याद रखें तो आप सारा कुछ कर सकते हैं। 53 हेनरी का यूनिट। अब ये सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। यूनिट हेनरी इज इक्विवेलेंट टू, फार्मूले आपको याद रखने होंगे, दोनों किसी एक फार्मूले से आप इसकी वैल्यू निकाल लें। मैं यहाँ दोनों फार्मूले लिख देता हूँ। L = E/,
डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, यहाँ से निकालने डेल्टा टी ऊपर चला जाएगा, ई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई, तो ये आ जाएगा वोल्ट सेकेंड डिवाइडेड बाई एम्पियर, वोल्ट सेकेंड डिवाइडेड बाई एम्पियर। चेक कर लें कहाँ पे है, ये है ए, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना था। नेक्स्ट 55 चेक करते हैं। 10 टर्न आइडियल सोलिनॉइड, इतनी उसका जो है ना सिंगल है, तो ये उसकी इंडक्टेंस गिवन है। सोलिनॉइड कैरीज अ करंट, इतना गिवन है। फ्लक्स मेजर करना है जी। अब ये फार्मूलाज हैं, ये आपको याद रखने होंगे। एन फाई ओवर आई, ये फार्मूला है। तो फाई क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा एल आई डिवाइडेड बाई एन जी। तो 3.5 10⁻³ मिली की वैल्यू लिखेंगे, जल्दी नहीं करनी, चेक कर लेना है। 7 आई की वैल्यू और नंबर ऑफ टर्न्स आपने पुट कर देनी है 10, तो ये आ जाएगा 7 और यहाँ से -4, इसको इससे ज़रब दें 7, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁴, ये देखें ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम सॉल्व करेंगे 56 को चेक करें। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, वही इंडक्टेंस गिवन है। जनरेट ईएमएफ करंट शुड बी एट द रेट ऑफ, ये मेजर करना है हमने। अब रेट का मतलब है करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये फार्मूला अभी मैंने लिखा था L = E डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, या एन भी आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी। अब डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी को आप x लिख लें, तो ये आ जाएगा L = N E ओवर x, ये x हमने मेजर करना है। अगर x मेजर करना है तो यह आ जाएगा n उसी तरह रहेगा, E उसी तरह रहेगा, L डिवाइड हो जाएगा जी। 10 और 4 10 की ताकत -3, ये इसकी वैल्यू आ गई, और 2 यहाँ डिवाइड हो गया। देख लें 2 से यहाँ 5 आ जाएगा, 5 को 4 से दे दो 20 आ जाएगा जी। एन ई ओवर एल, और यहाँ पे हमने L की वैल्यू कितनी पुट, एन ई ओवर एल, एन ई और L की वैल्यू कितनी है 4, सॉरी ये चीज़ें नीचे पुट करनी थी। एन ई ओवर एल, इसकी वैल्यू पुट करें आप, तो n कितना है 10, और उसके बाद E की वैल्यू कितनी है 2, और नीचे L की वैल्यू लिखनी है 4 10⁻⁵, ये है। ऐसे आपने सॉल्व करना था इसको जी। तो ये 20 को 4, ये 5 आ जाएगा, और ये ऊपर जाके यानी ये 4 और ये 20, ये काट यहाँ आ जाएगा 5, ये ऊपर जाके +3 हो जाएगा जी। तो इसका आंसर कितना बनेगा 2 वोल्ट 4 10⁻³ और 10 टर्न, मेरे ख्याल में चीज़ें हमने ठीक लिखी हैं, 2 वोल्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 10⁻³ ये यहाँ पे आंसर निकल रहा है 5000, ये आना चाहिए इस उसके हिसाब से जी। नेक्स्ट जी 57 फार्मूला है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, MCQ है। इंडक्टेंस का फार्मूला, ये दरमियान में एक फार्मूला आता है इसका, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। μ0 n स्मॉल छोटा n n² AL, या ये होगा, या फिर μ0 स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ कितनी है, इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा AL, इससे ये कैंसिल हो जाएगा ये चीज़, तो ये आ जाएगा μ0 n² LA, या ये होगा या ये होगा, इन दो में से एक कोई चीज़ हो सकती है। तो चेक करें, तो ये वाला जो है ना ऑप्शन यहाँ गिवन है, तो ये स्मॉल n और बड़े n के साथ जो है ना आपको कंफ्यूज किया जा सकता है जी। अब आ जाते हैं LR सर्किट की तरफ, उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे जी। 62 RC सर्किट में भी हमने ये चीज़ की थी, वहाँ चार्ज की बात होगी, यहाँ करंट की बात होगी। 8 मिली इंडक्टर, ये रजिस्टर है। स्विच करंट इज़ क्लोज, टाइम 0 विद टाइम करंट इज़ 0, द करंट रीच हाफ इट्स फाइनल वैल्यू एट टाइम जी। उसी तरह का है जैसे हमने पहले किया था, मैं फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, I = I0 e⁻⁻t ओवर टॉ, इसका जो टॉ है ना टाइम कांस्टेंट, वो इक्वल होगा L/R के, वो आप मेजर कर लें। L की वैल्यू जो है ना वो गिवन है 8 10 की ताकत -3, और R जो है ना ये है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 10⁻³ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे
आई और आई नॉट, इनको कैसे सॉल्व करेंगे? आई की वैल्यू है उसने दी हुई है 1/2, मैक्सिमम का जब हाफ टाइम करंट हो तो टाइम कितना होगा? आई नॉट ई माइनस टी डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻⁻3। ये कैंसिल हो गया, दोनों साइड पे लॉग नेचुरल लें तो लॉग नेचुरल 1/2 का आ जाता है -0.7 लिख देता हूँ, 69 की जगह 0.7, और यहाँ पे आ जाएगा -t डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻³ माइनस से माइनस कैंसिल, सॉरी ये लॉग नेचुरल तो इसकी वैल्यू मैंने ले ली ना, डायरेक्ट पुट किया है जी। अब टॉप मेजर करना है, 4 को 0.7 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 0.7 से, यानी आप 4 × 10⁻³ को यहाँ पे मैं इधर कर देता हूँ 0.7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 7 को 4 से करें तो 2.8 आ जाएगा, 2.8 10⁻³ ये इसका आंसर है, 2.8 10⁻³। ये देखिए मिली सेकेंड। ये लगता बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन है बहुत आसान, और ये मोस्टली लॉग नेचुरल आपको ये 1/2 का याद रखना पड़ेगा, जो कि मोस्टली अगर पूछा भी जाए तो इसके आंसर आएगा -0.7, वो दूसरे माइनस के साथ, इस माइनस के साथ बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस की टर्म यहाँ से निकल जाएगी जी। नेक्स्ट, उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं 66। बोथ रेजिस्टर और इंडक्टर, इन दोनों को अगर डबल करें तो क्या होगा? इन दोनों को डबल करते हैं तो अभी टॉ का फार्मूला लिखा था L/R, तो इसको भी 2L करें, इसको भी 2R करें, 2 से 2 कैंसिल, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, अनचेंज्ड। क्लियर है जी। नेक्स्ट, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कुछ मैग्नेटिक एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये दरम्यान में कुछ डायग्राम्स वाली चीज़ें आ जाएंगी जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी से रिलेटेड AT को चेक करते हैं जी। AT 6 मिली हेनरी इंडक्टर, रेजिस्टर एंड आइडियल बैटरी एट दी स्टैंड करंट 5 एम्पियर, एनर्जी स्टोर्ड इन दी इंडक्टर। हमने एनर्जी मेजर करनी है, तो बहुत आसान सा फार्मूला है, एनर्जी इक्वल टू हाफ LI का स्केयर जी, 1/2। L की वैल्यू देखें कितनी दी हुई है, 6 10⁻³ ये मिली को नहीं भूलना आपने, I का स्केयर ले लें, जितना भी I गिवन है 25 आ जाएगा जी। 25 को 6 से ज़रब दें, 150 को 2 पे डिवाइड करें तो 75 10⁻³ तो देख लें, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5 10⁻²। ये देखें इसका आंसर गिवन है, बहुत आसान हो गया जी। नेक्स्ट 81 में कौन सी चीज़ गिवन है? 6 मिली हेनरी, सर्किट में इतना करंट है, रेट ऑफ चेंज इतना है, रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर। जब रेट एनर्जी की बात होगी तो एनर्जी ओवर टाइम ये चीज़ पूछी गई, विच इज़ इक्वल टू पावर। तो हम देखेंगे कि पावर का कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इसको मेजर करने के लिए। तो पावर का एक फार्मूला जो है वो होता है कि वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, यानी EMF मल्टीप्लाइड बाय करंट। अब करंट तो गिवन है लेकिन E गिवन नहीं है, कोई मसला नहीं है, हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन होंगी जहाँ से हम E मेजर कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? L इक्वल्स टू E/ΔI/ΔT। ΔI और ΔT को X लिख लें तो ये फार्मूला बन जाएगा L इक्वल टू E/X। तो यहाँ से बताएं E पर किस चीज़ की इक्वल आ गया? L मल्टीप्लाइड बाय X जी। L की वैल्यू कितनी है? 6 मिली हेनरी, 6 10⁻³ और X जो है ना ΔI/ΔT उसकी वैल्यू जो है ना वो आप चेक करें कि ΔI/ΔT उसकी वैल्यू है 200 जी। 200 साथ मल्टीप्लाई करें तो E की वैल्यू जो है वो कितनी निकल रही है? 1200 एम्पियर, 12,000 और 10 यानी आप डायरेक्ट में लिख दूं तो ये आ जाएगी E की वैल्यू 1.2। ये आपने यहाँ से असल में मेजर करना है, उसने इसलिए इजाफी दी है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। करंट दिया हुआ है, करंट को मल्टीप्लाई कर लें जी, साथ करंट को आप मल्टीप्लाई, ये 81 की बात हो रही है, हम 81 क्वेश्चन को जो है ना वो देख रहे हैं इस टाइम जी। तो अब करंट कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर, ये ΔI/ΔT है, ये है I, और E कितना मेजर किया? 1.2 को 5 से ज़रब दें तो आंसर आ जाएगा 6 वाट। ये देख लें, बहुत ही आसान है। असल ट्रिक क्या थी कि E मेजर करें आप,
और ई मेजर करने का ये फार्मूला हमने अभी किया है, याद भी है हमें। और डेल्टा आई डेल्टा टी, ई को मैंने खुद एक्स लिख लिया ताकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आपको आसानी हो जाए। क्लियर हो गया? तो ये 1.2 आएगा, इसको सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई करें तो आपको पावर मिल जाएगी। और पावर का कैसे पता चला? एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, और ये सारा रेट जब लिखा होगा तो एनर्जी ओवर टाइम बेसिकली पावर पूछी गई है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करें तो आप आंसर तक ईजिली पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट 82 आपने खुद कर लें। B² और म्यू नॉट एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ये D नज़र आ रहा है, जूल पर मीटर क्यूब। जी ये आप खुद ही याद रखें, मैं कोई लेंथी क्वेश्चन जो है ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जी 84 की तरफ आते हैं, मे बी हमारा लास्ट हो। 84 क्वेश्चन साथ साथ समझते जाएं। बाज़ दफ़ा कुछ क्वेश्चंस डायग्राम फॉर्म में होते हैं तो उनको डायग्राम फॉर्म में करना पड़ता है। रेडियस जो है ना वो सिलेंडर का वो है 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर रेडियस है। और जो लेंथ है ना सिलेंडर की वो गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो बेसिकली आप यहाँ से वॉल्यूम पहले निकालें, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी में एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ सिलेंडर का। एरिया की जगह हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर लेंथ, पाई को उसी तरह रहने दें, आर का स्क्वायर लें। 0.2 का स्क्वायर कितना आएगा, 0.2 एक दफ़ा लिख लें, 0.2 दूसरी दफ़ा लिख लें, और सेंटीमीटर का 2 दफ़ा स्क्वायर 10⁻⁻⁴ बनेगा। इतनी ट्रिक तो मेरे ख्याल में आप बार बार यूज़ करने के बाद यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेते होंगे। जी और लेंथ जो है वो 3 10⁻⁻² सेंटीमीटर, ये -2 उसको शो कर रहा है। जी अगर आप इन तमाम चीज़ों को ज़रब दें तो आपको नज़र आ रहा होगा पाई उसी तरह रह जाएगा। ये वाला 0.2 और ये 0.2, ये इसको -4 को -6 कर देंगे तो आपके पास 2 और 2 4 और 3 12, 10 की ताकत -6 और -2 -8। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 पाई 10⁻⁸। ये असल में एक कंसेप्ट था वॉल्यूम निकालने का। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब हम निकालते हैं इसकी जो फार्मूला है वो क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जो है उसका फार्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जी तो फिर एनर्जी का फार्मूला क्या आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, 1/2 B² ओवर म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। जी तो 1/2 B का स्क्वायर, B का 1/2 B का स्क्वायर लें आप, और वो कितना बनेगा 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मिली टेस्ला। 5 का स्क्वायर कितना बनता है, ये मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, 25 मिली की जगह 10 की ताकत -6, नीचे म्यू नॉट लिखें 4 पाई 10⁻⁷, और फिर आप साथ लिखेंगे वॉल्यूम जो आपने कितना निकाला है 12 पाई 10⁻⁸। देखिए कितना लेंथ ही है, लेकिन मैंने इसको बहुत ही आसान वे से और शॉर्टकट वे से किया, क्योंकि कहीं पाई की वैल्यू पुट नहीं की, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल के आंसर तक पहुंचना है, बाद में फिर जो पुट करना पड़ जाए। चलें पहले सॉल्व कर लेते हैं। जी 12 पाई से 4 पाई, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। मसले ही हल हो गया। नीचे वाली चीज़ें 25। जी अब आप देखें 10 की ताकत माइनस, ये जो गिवन है -6, ये -7, ये देखें अगर मैं इसको -7 करता हूँ तो ये 250 बन जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। 250 को 2 पे डिवाइड करूँ ये, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 125। ये इसका आंसर है 125। इसको सिर्फ 3 से ज़रब दे दें, आपको जगह बचती है तो कर लेते हैं। 125 को 3 से ज़रब दें, ठीक हो गया। 125 को 3 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 375 10⁻⁸। ये इसका आंसर है 375 10⁻⁸। जी तो ये देखें, मैं इसको यहाँ से रेज करता हूँ, 375 10⁻⁸, ये इसका आंसर है। तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बनता है। ये देखें 3.7.5 को आप 8 भी लिख सकते हैं 10⁻⁶, ये देख लें। तो इसमें 3-4 कंसेप्ट इकट्ठे थे। फार्मूला भी आना चाहिए एनर्जी डेंसिटी का, वॉल्यूम निकालना भी आना चाहिए विदाउट कैलकुलेटर। तो देखिए मैंने किस वे से किया है, ये जैसे ही आप इसको करते जाएंगे तो ये आपके ना एक पैटर्न बन जाएगा चीज़ों को फास्ट करने का। तो बाकी जो इससे मिलते जुलते जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी MCQ गिवन है, वो आप सारे के सारे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि ये तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।